7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तब मोदी का स्टेटमेंट आया, वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल क्रिटिसाइजिंग टेररिस्ट अटैक्स। 2017 में मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जो सीधा इजराइल पहुंचते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू हिंदी में स्टेटमेंट देते हैं, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इसके बाद मोदी का स्टेटमेंट आता है, आई फॉर आई, मतलब इंडिया फॉर इजराइल और इजराइल फॉर इंडिया। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस जैसे आज हैं ऐसे पहले कभी नहीं थे। इंडिया और इजराइल के इस क्लोज रिलेशनशिप को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। महात्मा गांधी और नेहरू दोनों इजराइल के फॉर्मेशन के खिलाफ थे। जिस एरिया में आज हम इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई देख रहे हैं, दरअसल वो एरिया एक समय पर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो जैसे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, उसी तरह से ये एरिया भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ब्रिटिशर्स का मानना था कि इस एरिया में धर्म के नाम पर दो स्टेट बना देते हैं, एक तरफ मुस्लिम्स के लिए पैलेस्टीन और दूसरी तरफ ज्यूज के लिए इजराइल। ऐसे कुछ वो भारत में भी कर रहे थे। एक तरफ मुस्लिम्स के लिए जिन्ना की डिमांड पर पाकिस्तान बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ इंडिया जो सभी धर्मों के लिए सेकुलर था। गांधी और नेहरू का मानना था कि अगर धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और फ्यूचर में झगड़े होते रहेंगे, इसीलिए वो इसके अगेंस्ट थे। मगर अरब वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस और नॉन अलाइन मूवमेंट ये तीनों दिखाते थे कि इंडिया पैलेस्टीन की तरफ इंक्लाइंड है। अरब वर्ल्ड पैलेस्टीन की सपोर्ट में था बिकॉज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, और हम ऑयल इंपोर्ट करते थे। इंडियन मुस्लिम्स की सॉलिडारिटी भी पैलेस्टीन मुस्लिम्स के साथ थी। कुछ पॉलिटिशियंस का तो ये भी कहना था कि ज्यूज का जगह जगह पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और अब उनकी पॉपुलेशन भी सब्सटेंशियल हो गई है, तो उनकी सेपरेट स्टेट की डिमांड को मान लेना चाहिए। बहुत से ज्यूज तो अब वहाँ पर परमानेंटली सेटल भी हो गए थे, जिन्हें वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल था। कहा जाता है कि उस समय पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब PLO के नेता यासिर अराफात की इंडिया में ह्यूज फॉलोइंग थी, और वो इंडियन पॉलिटिशियंस को कहा करते थे कि अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम आपकी फेवर में बात करेंगे और इंडियन मुस्लिम्स के वोट आपकी फेवर में आएंगे। अरब वर्ल्ड के पास ऑयल था और हम इसके लिए उन पर डिपेंडेंट थे। हम ऑयल इंपोर्ट करते थे। अगर हम पैलेस्टीन को नाराज करते तो हमें मुश्किलें आ सकती थी। नॉन अलाइन मूवमेंट कहने को तो नॉन अलाइन थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज की सॉलिडारिटी USSR के साथ थी। तो एक तरफ इजराइल था जिसे पीछे से US और ब्रिटेन का सपोर्ट था, तो दूसरी तरफ नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज जिनका टिल्ट USSR की तरफ था। यूनाइटेड नेशंस भी पैलेस्टीन कॉज की बात कर रहा था। 1948 में UN ने कह दिया था कि डिवीजन होना चाहिए। 1950 तक इजराइल को रिकॉग्निशन मिल गया था। इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, मगर इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे 1992 में, जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। लेकिन तब तक इजराइल के साथ था US और इंडिया खड़ा था USSR के साथ। मगर टर्निंग पॉइंट आता है 1990 में, जब फर्स्ट गल्फ वॉर होता है। इराक कुवैत पर कब्जा कर लेता है। एक्चुअली इराक पर $80 बिलियन का डेट चढ़ चुका था, जिसमें से $14 बिलियन सिर्फ कुवैत से थे। कुवैत बार बार अपना पैसा मांग रहा था। सद्दाम हुसैन ने कहा कि ईरान में आयतुल्ला खुमैनी की सरकार आ चुकी है, इस्लामिक रेवोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है, तुम पर खतरा है, सऊदी और तुम सिर्फ हमारी वजह से बचे हो। सद्दाम हुसैन ने कभी भी नहीं सोचा था कि सऊदी और कुवैत कभी भी उसके अगेंस्ट जाएंगे। एक्चुअली इराक ऑयल एक्सपोर्ट करता था और जितना भी पैसा आता था वो सब PLO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाता था जो पैलेस्टीन कॉज के लिए लड़ रही थी। तो PLO ने भी कहा कि सद्दाम हुसैन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मगर इराक, कुवैत और सऊदी एक साथ नहीं थे। कुवैत खूब ऑयल प्रोडक्शन कर रहा था। सद्दाम हुसैन ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन मत करो, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे और मुझे $80 बिलियन का कर्जा भी चुकाना है, और फिर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए। मगर कुवैत ने मना कर दिया और फिर इसके बाद इराक ने कुवैत पर ही कब्जा कर लिया। US को डर लगने लगा कि अगर कुवैत और सऊदी पर इराक कब्जा कर लेगा तो पूरी दुनिया की ऑयल इकोनॉमी पर इराक का कंट्रोल होगा। सऊदी ने कहा कि PLO हम तुम्हें इतना पैसा देते हैं मगर तुम इराक के साथ खड़े हो। PLO ने कहा कि पैसा और वेपन्स तो मुझे इराक भी देती है। अब यहाँ पर इराक और सऊदी में गैप आ गया। इंडिया को मौका मिला इजराइल के साथ रिलेशन सुधारने का। 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हो जाता है
और रशिया का फॉर्मेशन होता है। नए लीडर येल्सिन खुद यूएस के साथ हाथ मिला रहे थे। इंडिया को लगा कि अब यूएसएसआर की शर्म के बिना इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं। जो अभी तक इसराइल के साथ सीक्रेटिव रिलेशनशिप था वो 1992 में जाकर फाइनली फॉर्मलाइज हो गया। इसके अलावा 1992 में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक पीस अकॉर्ड भी साइन हो रहा था, जिसमें जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे देश शामिल थे। जब ये सारे अरब देश इसराइल के साथ एक पीस एग्रीमेंट कर रहे थे तो फिर हमें इसराइल के साथ खड़े होने में क्या दिक्कत थी। प्रो अरब और प्रो सोवियत टिल्ट वाली हेजिटेशंस अब नहीं रही थी। 1962, 1965, 1971 और 1999 के वॉर्स में इसराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो अरब वर्ल्ड ने कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं। 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर्स में अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, मगर इंडिया के साथ खड़ा था इसराइल। 1999 के कारगिल वॉर में इंडिया को जरूरत थी प्रिसीशन बॉम्बर्स की, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो पहाड़ियों में छुप कर बैठे थे। इसराइल ने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे। इसराइल ने वेपन्स और सर्वेलेंस सिस्टम प्रोवाइड किए। 1998 में जब हमने पोखरण टेस्ट किए तब यूएस की बिल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम तुम पर सैंक्शन लगाएंगे, मगर इसराइल ने कहा कि सैंक्शन तो दुनिया के लिए हैं, हम तो आपके सप्लायर हैं। इसराइल को पता था कि मिडल ईस्ट में यूएस को रेडिकल एलिमेंट से खतरा था, ईरान से भी खतरा था, और इन सभी खतरों से इसराइल ही यूएस को बचा सकता था। तो इसराइल की ज़रूरत यूएस को भी थी, इसीलिए यूएस कुछ खास प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब यूएस ने पाकिस्तान को हार्पून मिसाइल प्रोवाइड की तो इसे काउंटर करने के लिए इसराइल ने हमें बराक बांध दिया। इंडिया और इसराइल दोनों फाइट करना चाहते हैं टेररिज्म और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट। दोनों तरफ रेडिकलाइजेशन एक इशू है। जब प्रॉब्लम एक है तो सॉल्यूशन भी एक हो सकता है। हिस्टोरिकली अरब देश कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने में पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, मगर इसराइल कहता है कि कश्मीर आपका इंटरनल मैटर है। 2012 और 2016 के बीच में इंडिया इसराइल का टॉप डेस्टिनेशन था फॉर आर्म्स एक्सपोर्ट, इंपोर्टिंग 41% ऑफ इसराइल्स आर्म्स एंड वेपन्स। पिछले कुछ सालों में इंडिया और इसराइल ने कई काउंटर टेररिज्म इश्यूज पर कोलैबोरेशन किया है। इसके अलावा और भी कई फील्ड्स में इसराइल की टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा इसराइल इंडिया को कई ड्रोन्स और यूएवी मिसाइल भी प्रोवाइड करता है। हाल ही में इसराइल गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा का प्रपोजल रखा है। तो इस तरह से हमारे पास कई कारण हैं कि हम इसराइल का साथ दें, उसके साथ खड़े हों, लेकिन हमें पैलेस्टीन इशू पर भी बैलेंस बना के रखना होगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी स्टैंड फॉर सॉलिडेरिटी विद इसराइल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।